वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आई लॉस्ट यू इन द डार्क का लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। इस कहानी को लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं और मैंने इसे अब जाके अपडेट कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारी गालियाँ होंगी, तो दे लो, कोई बात नहीं। क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि हम काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्या मिस कर दिया है, तो कभी कभी बहुत देर जाती है और कभी कभी हम एकदम सेंटर पॉइंट पे खड़े होते हैं, एकदम आउटलाइन पे खड़े हो जाते हैं। वेल, मैं तो बिगनिंग में ही समझ गई हूँ। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। कोशिश रहेगी कि डेली अपडेट देती रहूँ। तो आज बिना देरी के इस लास्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है विंग से। विंग जो अपने कमरे में था, जहाँ पर वो बस अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, और पहली बार उसे दर्द का एहसास हो रहा था। लग रहा था जैसे सब कुछ जैसे ख़त्म होने को आ गया है, सब कुछ जैसे बिखरने को आ गया है। एक लौता इंसान जिसके बारे में विंग सोचा करता था कि वही एक लौता इंसान है जो उसे बेइंतहा प्यार करता होगा, उसका भाई लान सचिन। आज तो उसका भी एक अलग रूप देखने को मिला है विंग को। विंग के ऊपर आज तक लान सचिन ने कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, और आज आज उस पर उन्होंने हाथ उठाया, उसे चाबुक से मारा। उसे बहुत दुख हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था उसे अपने सीने में। ऐसा मन कर रहा था कि अपने इस दिल को बाहर निकाल के और फेंक दे। इतना पेन क्यों हो रहा है उसे? क्यों वो इतना बेबस, बेसहारा, हताश महसूस कर रहा है? विंग को समझ नहीं आ रहा था। लगभग 3 दिन वो उस कमरे में अकेले बैठा रहा, पर उसके मन से एक सवाल अभी भी नहीं गया। कौन था आखिर हीलिंग पैट्रियार्क, जिसका नाम सुनते ही उसके भाई की सिट्टी पिट्टी तक गुल हो गई, और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपने भाई वांगजी पर इतनी बुरी तरीके से वार किया। उसने लान सेक्ट में भी लोगों से सुना था, हालांकि लान सेक्ट में लोग गॉसिप नहीं करते, पर कुछ लोग बातें फिर भी कर रहे थे। विंग ने सुना था कि किस तरीके से वांगजी की बात बिना बताए हुए सचिन समझ जाया करता था, कितने अच्छे से उसे रखा करता था, हमेशा उसे फ्री सोल की तरह रहना सिखाया करता था। फिर अचानक ये क्या हो गया जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहने लगा? उसकी मेमोरी का कौन सा पार्ट खो गया है जिसकी वजह से उसका भाई इतना ज़्यादा परेशान है? फेंग को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, मतलब वांगजी को, कि जिस चीज़ से हम डर कर भागते हैं वो उतना ही हमारे करीब आती है। और अब वांगजी ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो हीलिंग पैट्रैक के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा। वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानेगा जिससे उसके भाई को इतना पेन हो। वो पेन जो उसने अपने भाई की आंखों में देखा, उसे महसूस हुआ पहली बार, वो इमोशन जो उसे नहीं होते थे। लगभग 3 दिन बाद दरवाज़ा खुलता है और लान सचिन अंदर आता है। लान सचिन को देख करके विंग बस अपना सर नीचे झुका लेता है। उसकी हिम्मत नहीं है अपने भाई को देखने की। विंग ने वो काम किया है जो उसे करने के लिए मना किया गया था। बार बार लान सचिन ने उससे कहा था कि उसे एक साये से दूर रहे, विंग नाम के इंसान से दूर रहे, पर विंग तो नहीं माना ना। वो उसी के करीब गया, और तो और वो उस विंग से मिलकर भी आया है। उस पानी में गिरने के बाद तो वो उसके साथ 7 दिन तक रहा था ना। इसका मतलब वो उसके बहुत करीब से होकर आया है, जिस इंसान के करीब जाने के लिए लान सचिन ने उसे मना किया था। विंग बस वहाँ पर अपना सर झुका कर बैठा था। उसे बहुत दुख हो रहा है, उसे बहुत बहुत दुख हो रहा था। लान सचिन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो इतनी बुरी तरीके से गिरा था ना, विंग को तो लगा उसके भाई के घुटनों में पता नहीं चोट ना आ गई हो। विंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लान सचिन उसके हाथ को वहीं पकड़ लेता है। सचिन विंग के हाथ को पकड़ के उसे हल्का सा सहलाते हुए बोलता है, वांगजी, आसान। विंग को याद है, उसे ये ऐसे पता चला था कि पहले लान सचिन उसे अजान कहकर ही बुलाया करता था, बाद में उसे वांगजी कहने लगा। पर क्यों? लेकिन अब अपना नाम अजान सुनकर विंग को अच्छा लगा। विंग की आंखों से अब वो आंसू ओझल हो गए, उसे बिना बताए ही कहीं खो गए।
विंग की आंखों में आंसू देखकर लांस जैन का दिल तो और भी टूटता जा रहा था। एक लौता इंसान जो अब सचिन की ज़िंदगी में बचा है वो यही तो है। अब वो इसे भी नहीं खोना चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके भाई की तरह विंग भी उसके हाथों से कहीं दूर चला जाए, उसकी आंखों से दूर हो जाए। वो ऐसा नहीं चाहता। लांस जैन जो बुरी तरीके से अब रोने लगा था, विंग की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। विंग अपना हाथ आगे बढ़ा के सचिन के आंसू को पोंछता है। जैसे वो उसके गालों को छूता है, सचिन उसका हाथ वहीं रोक लेता है। लांस जैन कहता है, अजान, अजान तुम काका को माफ़ कर दोगे ना? विंग तुरंत कहता है, हाँ, आपने कुछ गलत नहीं किया है। गलती तो मेरी है, गलती मेरी है। आपने मना किया था तो मुझे उस इंसान के बारे में नहीं जानना चाहिए था। मुझे उससे दूर रहना चाहिए। अब प्लीज़ तुम उस इंसान से दूर रहना ना। आसान, अगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे दूर रहोगे? क्या तुम उसके बारे में दोबारा जानने की कोशिश नहीं करोगे ना? प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, ऐसा मत करना, मत करना ऐसा। सचिन को इतना बेबस देख करना विंग का दिल टुकड़ों टुकड़ों में टूट चुका था, क्योंकि उसने अपने भाई का एक बहुत अलग ही रूप देखा है जिसमें लोग उससे डरते हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो किसी के सामने नहीं झुकता। लेकिन आज वो विंग के सामने टूटा बिखरा सा पड़ा है। विंग तुरंत लांस सचिन को खींच करके गले लगा लेता है। विंग को पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से समझ आई, पर उसने सचिन को समझाने के लिए उसके बालों में अपने हाथों को घुमाया, उसके बालों को सहलाते हुए कहा, काका, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अब नहीं करूँगा ये सब। मैं इलिंग पैट्रिक के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करूँगा। कोई बताने भी आएगा तो मैं नहीं सुनूँगा। आई प्रॉमिस, ऐसा नहीं करूँगा। लांस जैन कहता है, हाँ, तुम ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पता होना चाहिए सत्य। अगर तुम सत्य जान जाओगे तो तुम अपने भाई को अपने हाथों से मार डालोगे। विंग कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग को अब बोलना आने लगा है। पहले जब वह बिल्कुल नहीं बोल पा रहा था, अब उसे अपनी बात समझाना आ रहा है। लांस जैन कहता है, ऐसा ही होगा। तुम जानने की कोशिश मत करना ना आजान। अगर तुम्हें सच्चाई पता चली, मैं नहीं जानूँगा काका। समझ आ गया है मुझे। कुछ चीज़ें अगर हमें पता ना हो तो ही बेहतर रहता है। मैं नहीं जानूँगा। सचिन बस वहाँ पर कुछ देर और विंग के साथ बैठता है, फिर वो विंग को बाहर निकाल के ले जाता है और विंग को अपने हाथों से पहली बार खाना भी खिलाता है। यह एहसास ना विंग के दिल को और भी ज़्यादा पेन महसूस करा रहा था। उसे तो अच्छा लगना चाहिए ना, उसका भाई उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। विंग के अचानक पता नहीं क्या होता है, उसके कानों में वो आवाज़ गूंजने लगती है, आशियन, देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट लोटस रेड सूप बनाया है, आओ खाओ, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। शज्य, आप उसी को क्यों देते रहते हो, मैं भी तो यहाँ हूँ। आशियन, 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 मैं तुम्हें सूप पिलाऊंगी। जे जे मत खिलाओ। हाँ सीजे। बहुत सारी आवाज़ें उसके कानों में एक साथ गूंजने लगी थी। इसकी वजह से विंग अपने कानों पर अपने दोनों हाथों को रख लेता है और जोर से कहता है, नहीं नहीं, गा 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 गा। लांस जैन तुरंत विंग के ऊपर स्पेल का यूज़ करता है और वो एक तालिस्मान का इस्तेमाल करता है। उन लोगों ने तालिस्मान का इस्तेमाल करना बहुत पहले ही बंद कर दिया था ताकि विंग कोई सवाल ना कर सके, लेकिन अभी सिचुएशन को देखते हुए लांस जैन जो तालिस्मान कैरी करता था वो ही उसने विंग के ऊपर अप्लाई किया। विंग जो अपनी जगह पर स्टिफ हो गया और वहीं बेहोश हो गया। वहाँ पर जियांग चेंग भी था। जियांग चेंग को ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी स्वॉर्ड को और भी टाइटली होल्ड कर लिया था। लांस जैन कुछ डिसिपल्स के साथ में विंग को वहाँ से लेकर के निकल जाते हैं। वो लोग अब वापस उसके कमरे में आ गए थे जहाँ पर म्यान म्यान थी। म्यान म्यान से लांस जैन बहुत अच्छे से कहते हैं, मिस जिन, या कहूँ लान, आप
वांगजी का ख्याल रखिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं, पर ध्यान रखिएगा कि ये बाहर ना जाए। यहाँ ली बो करते हुए हाँ भर देती है। लांस जैन के जाते ही वो वहीं बैठ जाती है। बैठकर वो अपना सामान निकालती है जिसमें काफ़ी सारे नीडल्स थे। उन नीडल्स को निकाल कर वो विंग के फोरहेड पर, उसके शोल्डर्स पर, उसके हाथों में, उसके लेग्स पर और उसकी गोल्डन कोर पर लगा देती है। लगभग आधे घंटे बाद वो नीडल्स को निकालती है जिनमें से काफ़ी सारी नीडल्स ब्लैक पड़ गई थी। उन सबको निकाल कर वो जल्दी से सामान पैक करती है और नीचे रख देती है। लगभग 2 मिनट बाद तो विंग जाग गया था। विंग अपनी आंखें खोलता है और आसपास देखता है और वो पाता है कि वो अपने कमरे में है। विंग म्याम मैन की तरफ देखकर एक कदम पीछे हट गया था, थोड़ा सा पीछे खिसक गया था वो। म्याम मैन कहती है, राजकुमार आप ठीक तो है ना? क्या मैं ज़ेबुज़ुन को बुलाऊं? विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। विंग फिर वहीं मेडिटेशन के लिए बैठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब विंग मेडिटेशन कर रहा था तो वो फिर एक बार उसी जगह पर पहुंच गया था जहां वो पहले पहुंचा था। आज वो इंसान बैठ कर के कुछ पका रहा था, कुछ बना रहा था, लोटस का ही कुछ बना रहा था। विंग उसके पास जाकर वहीं बैठ गया। अभी तक विंग ने उस इंसान का चेहरा नहीं देखा है और विंग कोशिश भी नहीं कर रहा है। उसने अपने भाई को प्रॉमिस किया है वो इस इंसान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा, पर वो अपने इस जगह से वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। पता नहीं क्या बात हो जाती है, वो इस जगह पे आकर फंस जाता है। वो इंसान जो सामने बैठा था, यानी कि विंग, हमारे विंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि विंग तो वांगजी है ना, वो कुछ बनाता है एक बोल में। उस चीज़ को लेकर विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग कहता है, क्या मुझे इसे खाना है? सामने वाला इंसान हाँ में जवाब देता है अपना सर हिलाते हुए। विंग उस सूप को टेस्ट करता है। उसे टेस्ट करते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो पीना बंद नहीं करता। उस सूप का टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो उस पूरे सूप को ख़त्म कर लेता है और बुरी तरीके से उसके आंसुओं से आंसू आने लगा था। तभी कोई उसे जगाता है, अजान अजान अजान। विंग अपनी आंखें खोलता है तो सामने लांस चैन था और भी डिसिपल्स थे। साथ ही वहाँ पर जियांग चेंग भी था। जियांग चेंग जो विंग के पीछे बैठा हुआ था, अपने दोनों हाथों को लगाकर, सामने लांस चैन थे जिन्होंने उसके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। विंग की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। लांस चैन कहता है, अजान अजान। विंग, जिसकी आंखों के सामने कोई और ही दिखाई दे रहा था, वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, कौन हो तुम? शिचिए। ये नाम सुनकर जियांग चेंग, जिसने विंग के पीछे सपोर्ट लगाया हुआ था, उसका हाथ छूट गया और जैसे ये होता है ना, विंग फिर एक बार अपनी आंखें बंद करके वहीं गिर गया। लांस चेंग कहता है, जियांग गोंगयान, आपने ये क्या किया? जियांग चेंग कहता है, माफ़ कीजिए। फिर से वो लोग विंग को उसी पोजीशन में बिठाते हैं और उसे वापस अपनी उस गहरी नींद से जगाने की कोशिश करते हैं। जियांग चेंग पीछे से अपना फोर्स लगा रहा था अपनी गोल्डन कोर का इस्तेमाल करते हुए, और इधर से लांस जैन ऐसा कर रहा था। दूसरा विंग फिर एक बार उसी जगह पर पहुंच गया था। वहां पहुंचकर अब वो देखता है कि वो इंसान अकेला वहां नहीं है, बल्कि वहां एक लेडी भी है। एक लेडी जिसने पर्पल कलर के रोब्स पहन रखे हैं और दिखने में वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। वो विंग को उसे देख कर ना, वो एक ऐसी वाइब आ रही थी कि ये उसकी माँ की तरह है, वैसी वाली फीलिंग उसे आ रही थी। विंग आगे बढ़ के कहता है, आप कौन हैं? गुनिया। वो लड़की कहती है, आशियन, तुमने मुझे नहीं पहचाना? विंग कहता है, आशियन, क्या आप मुझे जानती हैं? वो लेडी कहती है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने बहुत गलत किया है आशियन, बहुत गलत किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना, ये तो मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था ना। तुम्हें अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए थी, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए थे। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं उस जगह कभी ना आती। तुम्हें अपने अंदर वो भावना दबाने की
कहता है, मैंने क्या किया है? मुझे कुछ नहीं जानना है, आप मुझे वापस भेज दीजिए। मेरा भाई मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। यानली कहती है, इंतज़ार तो तुम्हारा अचिंग कर ही रहा होगा। अचिंग? फिर विंग को दौरान याद आता है कि उसके भाई ने कहा था सच्चाई उसे नहीं जाननी है। तो विंग फिर एक बार कहता है, मुझे कुछ नहीं जानना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। विंग वहाँ से जाने के लिए अपनी आंखें बंद करता है, पर वो वहाँ से हिल नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी जब वो वहाँ से नहीं जा पाता तो विंग वहीं मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है। यानली वहाँ अपने हाथों में एक सूप का बोल लेकर आती है और उसे विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इसे पी लो, तुम वापस पहुँच जाओगे, इतना तो भरोसा कर ही सकते हो। विंग को पता नहीं क्यों, पर हाँ, वो इस लेडी की बात टालना नहीं चाहता था। उसका मन कर रहा था कि वो भरोसा करे वो इस इंसान पर। विंग उस सूप को पीता है। पीते के साथ साथ उसकी आंखें अब बंद होती जा रही थी, और जैसे ही उसकी आंखें बंद हो रही थी, वो इंसान जो सामने बैठा था अपनी पीठ करके वो पीछे मुड़ता है। विंग ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर उसके फोरहेड पर एक वाइट रिबन ज़रूर देख पाया था, और कुछ उसे नज़र नहीं आ पाया था। विंग अपनी आंखें खोलता है, और आंखें खोलते ही वो देखता है कि फिर एक बार वो उसी पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन इस बार कुछ और लोग भी वहाँ पर हैं। लान चिरन भी वहाँ पर है, सामने दोनों साइड में, मतलब एक एक हाथ को लान सिचन और जियांगचेंग ने पकड़ा हुआ है, पीछे लान चिरन फोर्स लगा रहा था। फाइनली विंग जब होश में आता है तो सब लोग रिलीफ की सांस लेते हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक विंग को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा था। लांस जेन अपनी आंखें खोलकर जब विंग को जागा हुआ देखता है तो वो कहता है, आसान, तुम ठीक तो हो ना? वांग जी कहता है, हाँ काका। विंग, अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर विंग वहीं बैठा हुआ है। लांस जेन विंग के पास बैठा है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर वो बड़े प्यार से पूछता है, तुम कहाँ थे? क्या हुआ था तुम्हें? विंग अपने भाई से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहता। वो कहता है, क्या मैं सबके सामने बता सकता हूँ? तुम बता सकते हो, क्या हुआ था, बोलो। पता नहीं वो कौन सी जगह थी, हर तरफ बस तालाब थे, तालाब में कमल के फूल थे। मैं उस घर में था जो लकड़ी का बना हुआ था। वहाँ एक आदमी था, उसने अपनी पीठ की हुई थी। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पर उसने मेरी तरह ही सफ़ेद रोब पहन रखे थे। वहाँ एक लड़की भी थी, वो लड़की जिसने पर्पल कलर के रोब पहन रखे थे। उसने मुझे सूप दिया था, लोटस का सूप। मैंने वो पिया और मैं फिर जाग गया। हाँ, मैंने उस इंसान के माथे पर हमारे लांस सेट का फोरहेड रिबन भी देखा था। लांस जेन की ग्रिप विंग के हाथ पर टाइट हो गई थी, और लान चिरन जेवुस उनको बहुत घूर घूर कर देख रहा था कि क्या ये वो है जो वो सोच रहा है। जियांग चेंग तो 2 कदम पीछे हटता चला गया था ये सुनकर। फिर विंग कहता है, वो आपको जानती है काका, वो गुनिया आपको जानती है, उन्होंने आपसे कहा चुप रहो। विंग चुप हो गया था। विंग को ले जाकर वो अकेले में बात करना चाहता है। उसका हाथ पकड़ के जब लांस जन जा रहा था, पीछे से जियांग चेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। जियांग चेंग कहता है, लांस जन, अच्छा यही होगा कि आप सारी बातें यहीं पर आकर के क्लियर करें। आप अकेले में जाकर उससे बात नहीं कर सकते। मुझे सच्चाई जानने का पूरा हक है। जिससे वो मिलकर आया है वो मेरी बहन है। जियांग सर, आपको कैसे पता जिससे वो मिलकर आया है वो आपकी ही बहन है? कोई और भी हो सकता है। वैसे भी ये मेरा भाई है वांग जी, ये वो नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। ऐसे बोलकर वो विंग का हाथ छुड़ाते हैं जियांग चेंग से और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उन्हें बहुत डर लग रहा है अब कहीं ये राज खुल ना जाए, और ये राज खुला तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। उस दिन वो विंग के साथ ही रहते हैं। वहाँ उसने मियां मियान को भी नहीं आने दिया था। विंग से वो पूछते हैं, मुझे पूरी बात बताओ। वही है जो मैंने कहा,
उन्होंने कहा कि वो आपको जानती हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे भी जानती हैं। तुम्हें जानती है? तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने मेरे बचपन का कोई नाम लिया। क्या नाम लिया? आशियन। लांस चेन जो अपनी आंखें एक बार बंद कर लेता है, फिर एक गहरी सांस छोड़कर फिर एक बार खोलता है और कहता है, और कुछ? और हाँ, उन्होंने आपको भी आपके निकनेम से बुलाया, पर वो नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। कौन सा नाम? आचिंग। अब तो लांस चेन को यकीन हो गया था कि यान ली और वांग जी दोनों के बारे में सब कुछ सच्चाई विंग को पता चलकर रहेगी, और वी वुशान यानी ईलिंग पैट्रिक के बारे में भी इसे पता चल ही जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उस रात लांस चेन विंग के साथ बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, तब उसे बाहर से बहुत सारी आवाज़ आती हैं। जब वो बाहर निकल कर देखता है तो सारे सेक्रेटरीज इकट्ठा हुए हैं। वहाँ बैठक चल रही है किस चीज़ के ऊपर। वहाँ पर विंग नहीं आया था, उसे लेकर ही नहीं आया लांस चेन। वो वहीं अकेले आए थे। उसके बाहर ज़रूर उन्होंने काफ़ी सारे डिसिपल्स को बिठा दिया था ताकि विंग पर कुछ भी हो ना तो उसे पता चल जाए, और साथ ही मैन को भी उसके पास भेज दिया था। इधर सब लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर तो लड़कियाँ आई हुई थी जो ये एलिगेशन लगा रही थी कि आखिर हुआ क्या है उनके साथ में। उन्होंने बिल्कुल वैसे सीन बताए जैसे कि अंतिम में हम लोगों ने देखे थे। वो लड़कियाँ बताती हैं कि उन्हें मिंग्याओ ने बोला था, जो जिन सेट का सेक्रेटरी है, उसके साथ में बहुत सारी गलत चीज़ें करने के लिए। उसे किस तरीके से मारा गया एग्जॉस्टन की वजह से इंटिमेट होते हुए, उस सब चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। वहाँ पर सब लोगों ने हैरान होकर ये बातें सुनी और उन्हें सबूत भी मिले। फिर बाद में वो इस चीज़ को बस कंफर्म करना चाह रहे थे और मिंग्याओ को बुलाना चाह रहे थे, पर मिंग्याओ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। वो कहीं जैसे गायब हो गया था, कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। लांस चेन वहाँ से उठकर वापस अपने कमरे में आता है तो उसे म्यान बेहोश मिलती है और विंग गायब। वो सब लोगों को बताता है कि उसका भाई गायब हो गया है, कोई उसे ढूंढवाने में मदद करे। जियांग जिंग को तो यही मौका चाहिए था। वो वांग जी के साथ अकेला होगा तो वो पता कर सकता है कि आखिर चल क्या रहा है, तो वो ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ विंग अपने आप को उस एक फैमिलियर जगह पर पाता है जिस पे वो पहले भी एक बार आया था, जब वो लैनलिंग में पहली बार आया था। वो उसी माउंटेन्स पर पहुंच गया था जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा अंधेरा और बस अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ नहीं था यहाँ। विंग वहाँ से उठकर आगे चलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे यहाँ से बाहर तो निकलना ही होगा। विंग जब आगे चल रहा था तो उसकी गोल्डन कोल में बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत शांति मिल रही हो उसे। उसके दिल में जो हमेशा एक दर्द बैठा रहता था वो भी कहीं गायब सा हो गया था, हवा में कहीं घुल गया था। फिर आगे बढ़ते हुए काफ़ी आगे जाता है। आगे जाते जाते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर छोटे मोटे घर बने हुए थे। उन घरों को देखते हुए उसे काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिन आवाज़ों को वो क्लियरली नहीं सुन पा रहा था। तुम बेवकूफ़ी हो। आयुआन ऐसा मत करो, इसके साथ मत तुम्हें बेकार देगा। क्या मुझे चाचा में दो मिलेंगे। शाशुशु आप ऐसा मत कीजिए। आप इतनी ज़्यादा वाइन पिएंगे यहीं लुढ़क जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। लग जा। ये हमारी आँखें। तुम्हें यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। वी तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उस इंसान को मार दिया जिसकी वजह से मेरी बहन। अब मैं कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। फिंग हम लोगों ने हम उसकी भरपाई करेंगे। हम सारे बहन वहाँ जाएंगे। तुम आराम करो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें थी जो विंग के कानों में गूंज रही थी। विंग अपने कानों पर हाथ रख लेता है क्योंकि उसे ये आवाज़ें नहीं सुननी थी। वो बार बार कह रहा था, नहीं ऐसा मत बोलो, बोलना बंद करो, ऐसा मत करो, बोलना बंद करो। फाइनली वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। जब वो अपनी आंखें खोल कर देखता है तो वहीं पर वो एक काला साया सा खड़ा हुआ था जो अक्सर उसे दिखाई देता था। वो काला साया
विंग के पास आता जा रहा था। विंग के पास आते आते वो काफ़ी करीब आ गया था। विंग को उसे बिल्कुल नहीं डर लग रहा था, उसे तो बहुत सिक्योर फील हो रहा था। बहुत अजीब फीलिंग है ना। विंग को डर नहीं लग रहा है इस चीज़ से। वो साया अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विंग उसके हाथ को छू लेता है। जैसे वो ऐसा करता है उसे कुछ चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। कुछ लोगों का चेहरा उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो जाता है। सेक्ट लीडर जियांग? सेक्ट लीडर जियांग का क्या कनेक्शन है? वो क्यों उसे दिखाई दिया? वो एक लड़की जो उसे अपने अपने नींद में दिखाई दी थी। इसके अलावा उसने खुद का चेहरा देखा, लेकिन बहुत अलग अंदाज में, ब्लैक रोब्स में, और वो भी एक रेड कलर का रिबन अपने सर में बांधकर। फिर उसे किसी अनजान शख्स का चेहरा देखा। एक अनजान शख्स, बहुत अनफैमिलियर, जो एकदम परफेक्ट नज़र आ रहा था। वाइट रोब्स में उसकी ही बिचन लेकर, उसका गुचन लेकर के वो खड़ा हुआ था। साथ ही विंग का ही 4 हेड रिबन उसने अपने सर पर बांध रखा था। एक ऐसा इंसान वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसे एक बच्चा भी दिखाई दिया, एक छोटा सा बच्चा। उसे फिर एक अलग लड़की दिखाई दी। ऐसे करते करते उसे काफ़ी सारे लोगों की तस्वीरें दिखाई दी, पर वो लोग हैं क्या, कौन, कब, कहाँ उसे मिले, उसे नहीं पता। कुछ देर बाद विंग की आंखें फिर बंद हो गई थी। जब दोबारा वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को वहाँ पर बंधा हुआ पाता है। वो एक अलग सी जगह पर था जहाँ पर वो बंधा हुआ था। देखने से लगता है वो एक बोट में है, एक नाव में है। सामने सेक्ट लीडर जियांग बैठा हुआ है। सेक्ट लीडर जियांग यानी जियांग चेंग विंग की तरफ देख कर पूछता है, अब तो मुझे सच्चाई बताओगे, तुम कौन हो? विंग चुपचाप था, उसने कुछ भी नहीं कहा। आखिर किस सच्चाई की बात हो रही है? इसे पता नहीं है कि वो लान वांगजी है। अगर पता नहीं है तो वो क्या कर सकता है इसमें? इसमें उसकी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। जियांग चेंग को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अपने डॉग को, जिसका नाम फैरी है, उसे आगे बढ़ा देता है, पर विंग के ऊपर कोई असर नहीं होता है। जियांग चेंग को हैरानी होती है कि इसके ऊपर इसका असर क्यों नहीं हो रहा है। विंग को तो कुत्तों से बहुत डर लगता था ना। क्या ये विंग नहीं है? क्या ये वांगजी ही है जो विंग को याद करने की कोशिश कर रहा है? हो सकता है। उसका डाउट थोड़ा सा फीका पड़ गया था अभी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी थी जो उससे विंग को बहुत डर लगता था, और किसी भी हाल में ऐसा नहीं हो सकता था कि वो इस चीज़ का सामना ना करे और इससे डरे ना। ऐसा नहीं हो सकता था, पर खैर ऐसा हो गया था। विंग अब एक अलग नज़ारा देखता है। वो चीज़ जो उसने अपने सपने में देखी थी, जब वो उस इंसान से मिला था जिसका चेहरा उसने आज तक नहीं देखा। विंग को यहाँ पर तालाब तालाब नज़र आए। उन तालाबों में कमल के फूल और घर, बिल्कुल वैसे जैसे उसने अपने सपने में देखे थे। विंग की हैरान भरी आंखों को जियांग चेंग फॉलो करता है, पूछता है, क्या तुम यहाँ पहले भी आए हो? विंग कहता है, नहीं। तो तुम इतने हैरान होकर इन्हें क्यों देख रहे हो? ये जगह मैंने मेरे सपने में देखी है। जियांग चेंग का डाउट जो अभी हटता जा रहा था ना, वो फिर एक बार आकर के विंग के ऊपर टिक गया था। वो विंग का हाथ खुलवाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो बोल देता है कि वो लांस जिनको यहीं बुला लेगा और उन्हें बता देगा कि उनका भाई लान वांगजी उनके पास है। जियांग चेंग विंग को वहाँ से अब हर जगह पर घुमा रहा था। वो हर एक जगह बहुत करीब लग रही थी अपने दिल के। ऐसा उसे महसूस हो रहा था जैसे कि इस जगह से उसका बहुत गहरा नाता हो। वो बहुत पहले भी यहाँ आ चुका हो, इस जगह से वो बहुत फैमिलियर हो, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। जियांग चेंग उसे अब जियांग महल में लेकर आता है, जहाँ वो विंग को यानी वांगजी को विंग के ही कमरे में रखता है। विंग अपने कमरे को देख रहा था। ये कमरा हद से ज़्यादा फैमिलियर है। जियांग चेंग वहाँ से चला गया था विंग को वहीं छोड़कर, ये बोलकर कि वो कुछ देर में आएगा, तब तक के लिए विंग आराम कर सकता है और फिर वो उससे कुछ बात करेगा। तब तक वो जेवुज उनको बता भी देगा कि उनका भाई लान वांगजी जियांग सेक्ट में है। विंग अब उस कमरे को देख रहा था। पता नहीं उसे क्या होता है। वो अपने क्लोजेट की तरफ जाता है, उस क्लोजेट की तरफ जो हमेशा बिखरा पड़ा रहता था। आज भी वो उसी तरीके से बिखरा पड़ा था। ऐसा लगता है इस कमरे को साफ़ करवाया गया है। तो कमरा साफ़ है, पर वो क्लोजेट जिसमें विंग के कपड़े रखे हुए हैं, वो अलमारी अभी भी वैसे की वैसी है।
उसमें तो मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, काफ़ी सारी धूल मिट्टी ये सब कुछ पड़ा हुआ है। साथ ही विंग पता नहीं उसे क्या होता है, वो उस अलमारी के एकदम आखिरी कोने पर अपना हाथ लगाता है और वहाँ से एक पेपर को बाहर निकालता है। और जैसे ही विंग ऐसा करता है उसके हाथ में 2 मटके आ जाते हैं। विंग उन मटकों को पकड़ लेता है। उस मटकों से बहुत ही फैमिलियर सी स्मेल आ रही थी। ये वो स्मेल है जो उसे बहुत बहुत ऐसा लग रहा था जैसे वो इस स्मेल से प्यार करता हो, इस चीज़ को वो पसंद करता हो। विंग उस जार को खोलता है। उसकी स्मेल और भी अच्छी लग रही थी क्योंकि ये जो भी कुछ था ना वो बहुत पुराना हो गया था और शायद इसलिए इसकी स्मेल और भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। विंग उस चीज़ को एक बार आंखें खोलकर देखता है, उसकी स्मेल लेता है और फिर उसे चखने के लिए थोड़ा सा अपना मुँह खोल के अपने अंदर डाल लेता है। उस चीज़ को पीते ही विंग उस जार को बंद करके कहता है, कितनी बेकार चीज़ है, इसे यहाँ रखा किसने है, बहुत बेकार है। विंग उस चीज़ को वापस अपने क्लोसेट में रख देता है। उस रूम को अच्छे से देखते हुए विंग को बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें अब सुनाई दे रही थी। आशियान, तुम जल्दी उठा करो, माँ को गुस्सा आ जाता है और माँ जितना गुस्सा करेंगी उतना ही बुरा होगा और मैं नहीं चाहती कि उनसे तुम्हें डांट पड़े। है, आप ऐसे कहिए ना, ये जाग जाए, हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकलना भी है। इसके चक्कर में रहे तो हम सब लोग लेट हो जाएंगे और मुझे कोई शौक़ नहीं है मेरी माँ से डांट खाने का। आली, ये जगह नहीं है अभी तक, ये हमारे पूरे सेट का नाम डुबा कर रख देगा, इसे उठाओ जल्दी से। अचिंग, क्यों ना हम यहाँ पे एम्प्रेस मार पिए। मैं ना पूरे गूसू में ढूंढ कर ये लेकर आया हूँ। मैंने कई सारे जार छिपा कर अपने कमरे में रखे हैं, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा ना तब तू पी सकता है। और भी कई सारी आवाज़ें। विंग वहाँ वो आवाज़ें नहीं सुनना चाह रहा था, इसलिए वो अपने दिमाग को क्लीन अप करने के लिए वहीं पर मेडिटेशन की फॉर्म में बैठ गया था। विंग जब ऐसा करता है और विंग को एहसास भी नहीं होता, उस कमरे के दरवाजे बंद हो गए थे अपने आप ही। इसके अलावा वो एक ब्लैक शैडो जो हमेशा हम अक्सर विंग के आसपास देखते हैं, वो फिर एक बार उसके पास आकर के बैठ गई थी। वो ब्लैक शैडो विंग के आसपास मंडरा रही थी। विंग जैसे मेडिटेशन कर रहा था तो वो शैडो अपने एक उंगली जैसे एक आकार की कोई चीज़ विंग के फोरहेड से लगाती है और वो शैडो विंग के दिमाग के अंदर ही चली जाती है। दूसरी तरफ हम विंग का सीन देखते हैं। विंग फिर एक बार कहीं और था, पर ये जगह वो जगह नहीं थी जहाँ वो हर बार आया करता है। ये वो बहुत खूबसूरत सा तालाबों का घर नहीं था जहाँ पर लोटस हों, बल्कि ये बहुत ठंडी जगह थी, एक बहुत ही ठंडी जगह। क्या ये गूसू है? अरे हाँ, ये तो गूसू है ना। विंग अपने आप को गूसू में देखकर हैरान था। गूसू से वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। क्लाउड ड्रेसेस में वो अब हर जगह देख रहा था कि उसे कुछ दिखे, पर उसे आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो आगे चलता गया। वो सीधे अपने जिंगशी पहुंचा, क्योंकि हो सकता है जिंगशी के आसपास कोई उसे मिले। जिंगशी के अंदर जाते ही उसे कोई इंसान दिखता है। विंग को हैरानी होती है, उसके जिंगशी में उसकी मर्ज़ी के बिना कोई नहीं जाता, तो ये इंसान कैसे जा सकता है। विंग जिंगशी का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो उसे वही एक वाइट रोब्स पहने हुए इंसान दिखता है जिसने उसकी तरफ पीठ की हुई थी। विंग कहता है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? और पूरे क्लाउड ड्रेसेस में कोई क्यों नहीं है? विंग जिसके हाथ में अचानक से एक तलवार आ गई थी, विंग ने उस तलवार को निकाला और सामने की तरफ बढ़ा दिया। विंग ने उस तलवार पर अचानक से ध्यान दिया, ये उसकी तलवार नहीं है, ये बिचन नहीं है, ये बिचन नहीं है। उस तलवार को देखते से ही विंग के रोब्स भी बदलने लगे थे। उसके वाइट प्योर रोब्स ब्लैक कलर के और रेड कलर के मिक्स रोब में बदलते जा रहे थे। वो पूरा का पूरा एक अलग इंसान बन गया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। वो सामने देखता है तो वो इंसान जो सामने था वो पलट रहा था। वो जैसे जैसे पलट रहा था, विंग के दिल की धड़कनें उसे बढ़ती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। वो चेहरा वो देख पा रहा है, साफ साफ उसे नज़र आ रहा है। और ये वही एक चेहरा है जो उसे उस माउंटेन्स पर दिखा था। वही एक चेहरा है जिसके फोरहेड पर एक फोरहेड रिबन है क्लाउड्स के पैटर्न वाला, जो कि विंग भी पहनता है।
इसके माथे पर एक जेड लगा हुआ है, बालों में सिल्वर जेड। सफ़ेद रोब्स, हाथ में बिचन है और पीठ पर गुचन। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो उसका सामान है ना, इस इंसान के पास क्यों है? सामने वाले इंसान की अब आवाज़ भी विंग को सुनाई देती है। विंग। विंग कहता है, तुमने क्या किया है? ये तुम्हें पता नहीं है काला जादू करना मना है? तुमने काला जादू का इस्तेमाल कैसे किया है? ये बहुत बुरी चीज़ होती है, तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुमने मेरे कपड़े, मेरा हुलिया, मेरी गुचन, मेरी बिचन कैसे ली है? और तुमने ये मुझे क्या पहना दिया है? अगर तुमने ये सब कुछ नहीं रोका तो तुम्हें मैं गुस्सू ले जा करके अच्छे से बताऊंगा। रोको ये सब कुछ। पर सामने वाला व्यक्ति बस विंग को देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत सारी भावनाएं थी, इतनी जितनी वो बता भी नहीं सकता था। विंग दूसरी तरफ परेशान हो रहा था। वो इतना कुछ बोल रहा है और ये इंसान बस मुस्कुराए जा रहा है। हाँ, सामने वांगजी था जो स्माइल कर रहा था। अभी के लिए हम इनके असली नाम ही लेंगे। विंग को विंग कहेंगे और वांगजी को वांगजी। वांगजी आगे बढ़ता है, विंग से वो आगे निकल जाता है। विंग उसके पीछे पीछे आकर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, अपना ये काला जादू बंद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुमने मुझे अपने साथ कैद कर लिया है। वांगजी अचानक से रुकता है और विंग उसके पीछे से उसमें बम्प कर जाता है। विंग अपने सर को सहलाते हुए कहता है, तुम कर क्या रहे हो? ये मेरा फोरहेड रिबन, तुमने मेरा रिबन भी ले लिया ना? तुम्हें पता है इसे कोई नहीं छू सकता है, ये हमारी बहुत प्योर चीज़ होती है, ये बहुत इंटीमेट चीज़ है, तुम इसे नहीं छू सकते, इसे बस। वांगजी कहता है, भाई बहन, माता पिता और स्पाउस छू सकते हैं। विंग कहता है, तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने इसे कैसे छुआ? ये मेरा है। वांगजी बस हल्का सा मुस्कुराता है, फिर वो विंग की तरफ मुड़ता है, विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने फोरहेड पर रख देता है और कहता है, ये तुम्हारा है। विंग अपनी जगह पर स्टिफ हो गया था। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? मतलब उसे पता है कि ये फोरहेड रिबन उसका है, पर कुछ तो अलग गेस्चर है, कुछ काफ़ी अलग गेस्चर है। अगर इसको डीप में समझा जाए तो वांगजी का कहने का मतलब है कि हाँ ये उसका है। इसका मतलब वांगजी का फोरहेड रिबन और वांगजी खुद भी सिर्फ और सिर्फ विंग का है। विंग जिसे चाहे उसे ले सकता है। विंग अपना पीछे हाथ खींच लेता है और कहता है, तुम अपनी बातों में मुझे उलझाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वांगजी कहता है, काश मैं कर पाता। ऐसा बोलकर फिर एक बार वो स्माइल करता है और आगे बढ़ने लगता है। विंग उसके पीछे आता है, बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कर क्या रहे हो? वांगजी आगे आकर विंग का हाथ पकड़ता है। विंग देखता है कि वो कोल्ड पॉइंट के पास में है, वो कोल्ड पॉइंट जिसमें आकर के उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, वो कोल्ड पॉइंट। विंग अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर जिसे वांगजी ने होल्ड किया हुआ है। विंग कोशिश तो कर रहा था कि अपने हाथ को छुड़ा सके, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके मन में तो था कि हाथ खींचकर पीछे खींच लो, लेकिन वो अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर कोई मैजिक किया गया हो, उसका दिल ही नहीं मान रहा था। विंग को वांगजी खींचते हुए पॉन्ड में उतार देता है। विंग को ठंड लग रही थी। विंग कहता है, वो ये कितना ठंडा पानी है, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो कि नहीं? विंग, ज़्यादा बातें मत करो। कौन विंग? कैसा विंग? मेरा नाम वांगजी है, सब लोग मुझे हंगुंजुन कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहोगे। हंगुंजुन? क्या बोल रहे हो तुम? वांगजी फिर एक बार मुस्कुराता है और विंग उसे देख रहा था, बस देख रहा था। कुछ टाइम बाद वांगजी विंग से कहता है, वापस चलते हैं। वांगजी बाहर निकलता है, विंग को हाथ देता है। विंग अब चुप हो गया था क्योंकि वांगजी उसके किसी भी सवाल का जवाब तो दे ही नहीं रहा है। दरअसल ऐसा तो ये होता है ना कि विंग किसी से बात नहीं करता है, वो चुप रहता है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। ये इंसान उसके बातों का जवाब नहीं दे रहा है, जबकि वो इनिशिएटिव लेके बात करने की कोशिश कर रहा है। वापस जिंगशी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वांगजी विंग के लिए खाना पकाता है और उसे देता है। विंग कहता है, तुम्हें गुसु के नियम नहीं पता है, गुसु में मिर्च मसाला खाना मना है,
तुमने जो अपने लिए खाना दिया है वो मेरे लिए होना चाहिए, और जो तुमने मेरे लिए निकाला है उसे तुम्हें खाना चाहिए। वांग जी फिर से मुस्कुराता है। वो खुद बॉइल्ड फूड खाने लगता है और विंग वहाँ पर बस बैठा हुआ था। वो उस फूड को देख रहा था जिसमें काफ़ी सारी चिलीज़ उसे दिखाई दे रही थी, जिसमें काफ़ी सारा ऑयल था। वो नूडल्स थे जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से पकाया गया था। विंग बड़ी मुश्किल से अपनी चॉपस्टिक उठाकर उसे खाता है। खाने के बाद उसे बिल्कुल तीखा नहीं लगता। हैरानी की बात है, बल्कि उस तीखे को वो एंजॉय कर पा रहा था। विंग अपने आप से कहता है, ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हैरान भरी आंखों से वो वांग जी को देखता है। देखते देखते सीन बदल गया था। वो किसी और जगह पर था, एक टेबल पर, जहाँ सामने वही एक लेडी बैठी हुई थी जो उसे पिछली बार मिली थी पर्पल कलर के रोब पहनकर। और ये जगह भी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। विंग जो सामने देखकर कहता है, कुनिया आप तो मुझे जाने दें, ये जगह वो नहीं है जहाँ मुझे होना चाहिए। सामने बैठी यान ली कप में टी पोर करते हुए कहती है, आशियन तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये वही जगह है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। अब देखो, तुम अगर यहाँ नहीं आओगे और मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं वापस कैसे जाऊँगी जहाँ मुझे जाना चाहिए? आपको कहाँ जाना है? मरे हुए इंसान कहाँ जाते हैं? मुझे वहीं जाना है। पर मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, इसकी वजह सिर्फ तुम हो, और इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तुम्हें खुश देखकर मैं खुद ब खुद वहाँ चली जाऊँगी जहाँ मुझे जाना चाहिए। जिशवान मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। विंग कहता है, आप किसकी बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, पर मैंने अपने भाई से वादा किया है, मैं कुछ भी नहीं समझना चाहता। अच्छा, अचिंग से तुमने वादा किया है? लगता है जियांग सेक का राजा बनने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो गया है। आप गलत समझ रही हैं। मेरा भाई लान सेक का सेक लीडर है, लान सिचन जेवुजन। अरे वैसे मुझे हैरानी तो नहीं है ये जो कुछ भी हो रहा है उसके सुनकर, क्योंकि मैं तो ये देखते हुए आ रही हूँ। पर तुम्हें हैरानी होगी कि तुम्हारा भाई जेवुजन नहीं है, जियांग चेंग है। आप कुछ ज़्यादा बोल रही हैं। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपकी बात का यकीन बिल्कुल नहीं करना चाहता। अच्छा, क्या होगा जब तुम ये देखोगे तो? यान ली हवा में अपना हाथ उठाती है और वहाँ उस जगह पर जहाँ पर वो लोग थे ना, मतलब युनमग में, जहाँ पर बहुत सारे तालाब हैं, लोटस के पॉन्ड बने हुए हैं, वहाँ उन्हें 3 बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे थे। 3 छोटे छोटे से बच्चे जिनकी उम्र 12 साल, 10 साल और 11 साल इतने की समथिंग होगी। उनमें अंतर था थोड़ा थोड़ा। वहाँ पर वो तीनों बच्चे खेल रहे थे। अचिंग भागो मत, आशियन गिर जाएगा। आशियन तुम भागो मत। अचिंग रुक जाओ। अगर माँ को पता चला तो वो हम तीनों को डांटेगी। बाबा ने देख लिया ना अचिंग, तो तुम पिटोगे आज। अचिंग, आशियान, तुम दोनों बिना मुझे परेशान करके रख देते हो। तभी वो नन्हा सा बच्चा आशियान यानी कि पीछे आके छुपकर कहता है, शिज्जिए आपको मुझे बचाना होगा। अचिंग पागल हो गया है, वो इंसानों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। लगता है उसका दिमाग फटकर बाहर आ गया है, नीचे एक गटर में गिर गया है। सीन बदलकर कुछ टाइम बाद का दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग बड़े हो चुके हैं। अब उनकी उम्र शायद बढ़ चुकी है, कुछ सालों का इजाफा हो चुका है, साथ ही उनकी हरकतें भी बदल चुकी हैं। जहाँ पर आचिंग आशियन दोनों साथ में बैठ करके लोटस के सीड्स को उखाड़ करके खा रहे थे, और यान ली पीछे से आकर उन दोनों को सूप पिला रही थी और वो दोनों एंजॉय कर रहे थे। आशियन कहता है, शिज्जे इस दुनिया में ना सबसे अच्छा लोटस का सूप आप ही बना सकती है। आपसे अच्छा सूप इस दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता है। आप एक लौती हो, आप सबसे अच्छे हो शिज्जे। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे भी। वे हमेशा मस्का लगाता रहता है। अचिंग तुम मुझसे जलते हो क्योंकि शिज्जे मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए तुम मुझसे जलते हो। जियांग चेंग कहता है, अच्छा मैं तुमसे जलूंगा? तुमने शक्ल देखी अपनी? तुमसे जलूंगा मैं यहाँ का होने वाला क्लान लीडर हूँ, मैं क्यों जलूंगा तुमसे? तो मैं भी यहाँ का हेड डिसिपल हूँ, मैं भी क्यों जलूंगा तुमसे? वो दोनों एक दूसरे से ऐसी ही बातें कर रहे थे।
दूसरी तरफ विंग जो ये सब नज़ारा देख रहा था ना, देखते देखते वो हंस रहा था, कभी कभी रो भी रहा था जब वो लोग देख रहे थे सारे सीन्स को। वो लोग क्लाउड रेसेस के लिए निकल रहे थे, उसमें विंग को जगाया जा रहा था सुबह। क्लाउड रेसेस से वापस आने वाला सीन जहाँ पर विंग भाग गया था, फिर दोबारा वापस आने वाला सीन जहाँ पर वो भाग कर आए थे और वैन सेक ने हमला किया, सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद विंग की गोल्डन कोर का जाना, जियांग चेंग को तड़पाना, उसका वापस आके जियांग चेंग को यहाँ से भगा के लेके जाना, इसके बाद उसका वापस आना बिलियन माउंट से खाली शक्तियों का राजा बनके, जिसका नाम हीलिंग पैट्रियार्क लोग कह रहे थे, वो व्यक्ति बनकर वो वापस आया था। सब कुछ, सारी चीज़ें उसने अपनी आंखों के सामने ही तो देखी हैं। युनमक में जो कुछ उसके साथ घटा है वो सब कुछ उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया। विंग कहता है ये सब झूठ है ना, ये सब मैंने नहीं किया है, वो मैं नहीं हूँ ना। आप यान्नी हैं, है ना? यान्नी कहती है तुमने बहुत देर से पहचाना, वो मैं नहीं हूँ, मैं आपका भाई नहीं हूँ, मैं आशियान नहीं हूँ, मैं लान वांगजी हूँ। हाँ, कुंजन नाम है मेरा भाई मुझे अजान बुलाता है, मैं आशियान नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। विंग की आंखों के आंसू जैसे ही गिरते हैं फिर एक बार सीन बदलता है। इस बार वो फिर एक बार क्लाउड रेसेस में था जहाँ पर वो ज़ेवुजुन को देख पा रहा था। ज़ेवुजुन को देखते ही वो पहचान गया था, वो उस समय बच्चे थे। विंग फिर खुद को देखता है, क्योंकि विंग वांगजी है ना, तो वो वांगजी को देखता है, छोटा सा वांगजी जो अपनी माँ के क्वार्टर के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ है। सालों ऐसे ही बीत जाते हैं, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, किसी से नहीं बोलता है। 16 साल की उम्र में उसे एक नया इंसान मिलता है, उसकी मुलाकात विंग से होती है। विंग वांगजी को परेशान करता है, उनकी वो पहली लड़ाई से लेकर के क्लाउड रेसेस में होने वाली हर एक हरकत विंग ने अपनी आंखों से देखी, सब चीज़ें उसने अपनी आंखों से देख ली हैं। विंग अचानक से अपने ऊपर बहुत दबाव महसूस करता है, ऐसा लग रहा था कोई उसे खींचना चाह रहा है, कहीं कोई उसे ज़बरदस्ती खींच कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। विंग की आंखें बंद हो रही थी। विंग कहता है ये मैं नहीं हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो सामने जियांग चेंग को बैठा पाता है। जियांग चेंग जो विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा था, वो कहता है तुम ठीक तो हो ना? विंग जियांग चेंग को देखता है, फिर वो अपने आसपास देखता है और उसे याद आता है कि हाँ वो तो युनमक में है ना। विंग कहता है देखिए सेक लीडर जियांग, आप मुझे जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए, मेरा भाई आया है कि नहीं? जियांग चेंग कहता है तुम्हें क्या पता, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ कि तुम वो हो? विंग कहता है इस बात की खबर ना मुझे है ना आपको है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। विंग वहाँ से उठता है, तभी जियांग चेंग कहता है एक बार इस चीज़ को देख लो, अगर तुमने एक कदम और बाहर बढ़ाया तो मैं इसी से तुम्हारे ऊपर वार करूँगा। विंग पीछे मुड़कर देखता है तो ज़ीडियान लेकर जियांग चेंग सामने खड़ा था। ज़ीडियान के एक वार से विंग के अंदर की जो दूसरी आत्मा है वो बाहर निकल आएगी, विंग को पता है, पर विंग किसी के शरीर पर कब्जा करके नहीं बैठा हुआ है, उसे यकीन है। विंग कहता है मैंने किसी के शरीर पर कब्जा नहीं किया है, तुम चाहो तो मार कर इस बात का पता लगा सकते हो। जियांग चेंग ज़ीडियान को उठाता है और सीधा वार कर देता है, पर वो वार खाली चला जाता है, क्योंकि जियांग चेंग पीछे की तरफ फिक गया था अचानक से। पीछे ज़ेवुजुन थे जिन्होंने ये वार किया था, वो तुरंत वहाँ कर कहते हैं सेक लीडर जियांग, ये हरकत मुझे बिल्कुल सी अच्छी नहीं लगी, आप मेरे भाई को यहाँ बिना बताए लेकर आए और इसके बाद आप उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जियांग चेंग कहता है ये बात तुम भी जानते हो राजन। सेक लीडर लान, मुझे ये कहने में बहुत शर्म आती है कि आपने किसी धोखेबाज इंसान को अपने सेक्ट में पनाह दे रखी है, इसकी सच्चाई तो आज मैं सबके सामने ला कर रहूँगा। वो लोग लड़ रहे थे, पर तभी कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने नहीं सोचा था। आसमान में काले बादल छा गए थे, ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत ख़राब है। सब लोग बाहर निकल के आते हैं, विंग भी बाहर आया था। विंग बाहर आता है, बाहर आकर वो देखता है तो आसमान में एकदम ब्लैक स्मोक छाया हुआ है। वो ब्लैक स्मोक देखते ही विंग की आँखें लाल हो गई थी और विंग जो हवा में उस ब्लैक स्मोक में उड़ने लगा था। लांस जैन उसे देखकर रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रोक पाते।
विंग आगे बढ़ रहा था और वो बाकी सब लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो लोग विंग का पीछा करते हुए सेंटर एरिया तक आ चुके थे। सामने ही वैन निंग खड़ा था। वैन निंग जो सालों पहले मर चुका है, वो वैन निंग जिसे कब का दफन कर दिया गया होगा, वो वैन निंग सामने खड़ा था। विंग नीचे उतरता है। नीचे उतर करके वो जैसे गिरने वाला था, वैन निंग उसे पकड़ लेता है। वैन निंग ऐसा लगता है अभी भी वो किसी चीज़ के कब्जे में तो है, पर काफ़ी तक होश में भी है। विंग जो वहीं बैठ गया था, फिर उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अपने सर में। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, पर हाँ, ठीक नहीं है, जो भी है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ देर बाद उसे अच्छा महसूस होता है। लांस जन आकर पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? आसान, हाँ का। एक बात की तो राहत मिली लांस जन को कि विंग अभी ठीक है और उसे पूछ रहा कुछ भी याद नहीं है। सीन शिफ्ट करके कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वैन निंग को जंजीरों में बांध कर रखा गया है। विंग उसके सामने बैठा हुआ है। काफ़ी सारे कबीले के लोग आए हुए हैं जो ये फैसला करेंगे कि अब वैन निंग के साथ क्या किया जाए। वैन निंग को मौत की सज़ा सुना दी गई थी, उसे लोग मारने वाले हैं। विंग को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वैन निंग वहाँ पर बस चुपचाप बैठा हुआ था, कोई हरकत नहीं की थी उसने, कोई भी हरकत नहीं हुई थी उसमें अब तक। सब लोग बैठे थे वहाँ। सेक्ट लीडर नी भी वहाँ था। तो सब लोग वहाँ बैठे थे, उन्हें एक धुन सुनाई पड़ती है। कोई कुछ बजा रहा था, पर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है किसी को नहीं पता, पर कुछ तो बजा रहा था। उस धुन को सुनकर विंग भी खड़ा हो गया और वैन निंग भी। वो दोनों एक साथ आमने सामने आ गए थे। पता नहीं ये कौन सी चीज़ है, क्या है, पर ये हो रही थी। कोई धुन उन दोनों को ही कंट्रोल कर रही है। विंग बहुत ज़ोर से चीखता है। वो इतनी ज़ोर से चीखता है कि आसपास के लोग अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। फाइनली विंग की आंखें जो बहुत देर से लाल हो रखी थी, अब जाकर वो नॉर्मल आने लगी थी। नॉर्मल होते होते उसके सामने जो अंधेरा था, वो अंधेरा छटता जा रहा था। जैसे जैसे वो अंधेरा ठीक हो रहा था, विंग को अपने सामने काफ़ी सारे चेहरे दिखाई दे रहे थे। वैन निंग, उसके सामने वैन निंग खड़ा है ना। वैन निंग को देख करके विंग 2 कदम पीछे हट गया था। फिर वो अपने आसपास और भी लोगों को देखता है, और भी लोगों को देखकर तो वो और भी हैरान था। ये सारे शख्स यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो क्या ज़िंदा है? पर वो तो मर गया था ना, तो वो ज़िंदा कैसे हुआ? विंग हैरान था। जेवुजुन आगे आकर कहते हैं, आसान, तुम ठीक तो हो ना? विंग लांस जन की तरफ देखता है और पूछता है, अजान। उसकी क्यूरियोसिटी ने लांस जन के रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया, पर उन्होंने फिर भी कहा, हाँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? चलो हम लोग वापस गुसू चलते हैं। अब हम यहाँ एक पल बिल्कुल नहीं रुकेंगे। वैसे भी म्यान तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। म्यान? वैन निंग। जेबुजुन टाइटली विंग के हाथ को होल्ड करके कहते हैं, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, हमें वापस चलना होगा, हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे अब। सेक्ट लीडर लान, अच्छा होगा अगर आप इसे अब यहीं छोड़ जाएं तो, क्योंकि अब ये मेरे साथ जाएगा। सामने से ही जिन गोंगाय है वो चलता हुआ आ रहा था। उसके साथ में काफ़ी सारी कठपुतलियाँ थीं जो चलते हुए आ रही थीं। लोग हैरान थे कि जिन गोंग्याओ कब से ऐसी चीज़ें करने लगा। वो कब से कॉप्स को कंट्रोल करने लगा। वो तो ऐसा इंसान नहीं था ना। लांस जिन को तो बहुत बुरी तरीके से झटका लगा था। पिछली बार जब पता चला था ना कि जिन गोंगशन को मारने वाला जिन गोंगा है, उन्हें यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो कहते हैं, याओ, ये तुम हो? मिंग्याओ कहता है, सेक्ट लीडर लान, माफ़ कीजिएगा, पर ये मैं ही हूँ। वैन निंग, यहाँ आओ। वैन निंग सीधे चलते हुए जा रहा था। उसके जो बेड़ियाँ बंधी हुई थी वो भी बज रही थी। विंग वैन निंग को देखता है।
वैन को देखते ही वो अपने मुंह से विसल करता है और वो विसल की आवाज़ सुनकर वैन रुक जाता है और वो वापस मुड़कर विंग के पास आने लगता है। जिनगोंग फिर कहता है, मैंने कहा यहाँ आओ, पर मेंगाओ की आवाज़ का वैनिंग पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वैनिंग विंग के पास गया। विंग वैनिंग को देखता है। अच्छे से देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद उसे समझ आता है कि किसी चीज़ के बस में तो है, पर किस चीज़ के। जब वो बहुत अच्छे से वैनिंग को एग्जामिन करता है तो उसके माथे के पीछे लोहे की कुछ कील थी। वो उन्हें निकालता है, तब जाके वैनिंग होश में आता है। वो विंग को देखकर उतना ही हैरान था जितना हैरान विंग वैनिंग को देखकर हुआ था। सब कुछ जैसे ख़त्म होने को आ गया था। वहाँ पर लड़ाई चालू हो गई थी, क्योंकि वैनिंग के जागने पर लोग वैनिंग को मारना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें जिनगोंग से भी लड़ना था। विंग की हेल्प मांगी आखिर में लोगों ने, सब ने विंग की ही हेल्प ली। विंग ने सबकी मदद की, उसने हार नहीं मानी, उसने सबकी हेल्प की। हेल्प करने के बाद में जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है, तब आखिर में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग चेंग, लांस जन, विंग साथ में बैठे हुए हैं। वहाँ पर आता है नीहोसन। नीहोसन कहता है, विंग ब्रदर वी, क्या आपने मुझे पहचाना? विंग हुसन की तरफ देखकर कहता है, अरे वाह, अब तो पहचान लिया। वैसे पता है, पिछले 13 सालों से आप खुद को लान वांगची कहकर घूम रहे थे और मुझसे तो बात ही नहीं कर रहे थे। आज पहली बार आपने इन 13 सालों में मुझसे बात की है। विंग बहुत हैरान था। उसे याद है कि वो क्लिफ से कूद गया था ना, वो माउंटेन से कूद गया था, और ये जो नीहोसन है वो उससे कह रहा है कि वो 13 सालों से वांग जी का नाम कैरी करके घूम रहा है, तो वांग जी कहाँ गया? ये ख्याल उसके दिमाग में जैसे ही आता है, वो खड़ा होता है, लांस जिन की तरफ देखकर कहता है, ज़ेबुजुन, लंजा कहाँ है? ये सवाल वो नहीं सुनना चाहते, वो इस सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहते। उनके अंदर नहीं है इतनी हिम्मत कि वो सवाल का जवाब दे सके। विंग कई बार पूछता है। लांस जन को गुस्सा आ गया था। वो कहते हैं, मर गया है, वो नहीं रहा वो। विंग कहता है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? लांस जन कहता है, आपको हमेशा हर किसी की मदद करने की चिंता रहती है। उस दिन भी आपने तो हार मान ली, तुम तो कूद गए वहाँ से, और तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ तुम्हें पता भी है। वांग जी खुद भी वहाँ से गिर गया, खुद भी वहाँ से कूद गया, तुम्हें फॉलो करते हुए, तुम्हें मरता हुआ अपनी बाहों में लेकर वो उस पहाड़ों के नीचे गिरा हुआ था, खून से सना हुआ। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी वो बस ये कह रहा था कि अब आप दोनों कभी अलग नहीं होंगे, साथ रहेंगे। उसने मुझसे वादा लिया कि किसी भी हालत में मैं तुम्हें बचाऊं। अब हम वहाँ का सीन देखते हैं, सालों पहले का सीन, जहाँ पर लांस जन लान ई की सोल को लेकर उन पहाड़ों में पहुँचा था, जहाँ पर वांग जी और विंग दोनों मर चुके थे। वांग जी के अंदर कुछ सांसें बाकी थी, पर विंग के अंदर नहीं। लान ई उन दोनों को एग्जामिन करती है और कहती है, हम इनमें से बस एक को बचा सकते हैं, लेकिन वो वांग जी नहीं है। लांस जन 2 कदम पीछे हटकर कहता है, वांग जी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इनमें से कौन जिंदा है? जिंदा तो लान वांग जी है, पर हम लान वांग जी की जान बचाएंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके मरने की इच्छा बहुत बहुत ज़्यादा है, वो जीना नहीं चाहता, और मास्टर वे जीना चाहते हैं। वो दोनों ही मरना चाहते हैं। इन्हें बचाने का बस एक ही तरीका नज़र आ रहा है, वो ये है कि हमें लान वांग जी की गोल्डन कोर को विभूषान के शरीर में डालना होगा। विभूषान के पास कोई गोल्डन कोर नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं बचा सकती, और लान वांग जी की गोल्डन कोर डैमेज हो चुकी है, उसे हम सुधार नहीं सकते। वांग जी से तुम बात कर सकते हो, हम लोगों का जो सीक्रेट मेथड है उसके ज़रिए तुम उसकी सोल से एक बार बात करो, उसकी परमिशन लेना ज़रूरी है ये सब करने के लिए।
अगर वो मान जाता है ज़िंदा रहने के लिए तो हम उसे ही ज़िंदा करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो हम उसे ज़िंदा नहीं कर सकते हैं। लास्ट जन वही करता है, वो वांग ची की सोल को ढूंढने की कोशिश करता है और वो सोल वहीं पर थी। वांग ची से बात करते हुए लास्ट जन कहते हैं, असान क्या तुम यहाँ हो? वांग ची का जवाब हाँ में आता है। लास्ट जन म्यूज़िक के सहारे से ही पूछता है कि वो क्या चाहता है। वांग ची का जवाब था वो विंग को ज़िंदा और खुश देखना चाहता है। विंग ज़िंदा भी हो और खुश भी, उसकी यही एक इच्छा है। लास्ट जन ने बहुत कोशिश की वांग ची को मनाने की कि वो खुद भी तो ज़िंदा रह सकता है ना। मास्टर वे उसकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो उसके भाई और अंकल तो है ना, उनके लिए क्या क्या वांग ची ज़िंदा नहीं रह सकता? पर वांग ची का जवाब बिल्कुल ना था। वो खुद मरना चाहेगा लेकिन विंग को ज़िंदा रखना चाहता है। वो विंग जिएगा, खुश रहेगा, विंग आफ्टर लाइफ में उसके साथ रहेगा। फिर विंग को ज़िंदा रखने का एक तरीका यह था कि उसके मरने की इच्छा को मिटा दिया जाए, और वो उसकी यादों से जुड़ी हुई थी। अगर उसकी यादें ही ना रहें तो विंग ज़िंदा रह सकता है। वही किया गया जो वांग ची की इच्छा थी। वांग ची की गोल्डन कोर निकाल कर विंग की बॉडी में ट्रांसफ़र किया गया और विंग की जो ब्लैक एनर्जी थी उसको वहाँ सप्रेस करना ज़रूरी था, क्योंकि विंग के पास कोई गोल्डन कोर तो नहीं थी, पर उसकी वो ब्लैक एनर्जी ने एक गोल्डन कोर की फॉर्म ले ली थी। उस फॉर्म को वहाँ से हटाना बेहद ज़रूरी था, और इसलिए ना किसी को तो वहाँ रहना होगा, किसी को अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा और विंग के अंदर जान डालनी होगी। इसलिए लान ई ने अपनी सोल को वहाँ सेक्रीफाइस किया था। इसके बाद वो कभी रीबर्थ भी नहीं लेने वाली थी, उनकी सोल ही नष्ट हो जाएगी। अगर उन्हें मुक्ति मिलती तो आफ्टर लाइफ हो के बारे में वो सोच सकती थी कि उन्हें आफ्टर लाइफ मिलेगी, उनका दोबारा से बर्थ होगा, पर अब ऐसा नहीं हो सकता था। अब उनका कोई बर्थ नहीं होता, अब केवल और केवल वो लोग ऐसे ही रहने वाले थे। वो वहाँ पर ख़त्म होने वाली थी। लानी के वहाँ पर ख़त्म हो जाने के बाद में वांग ची की बॉडी भी डिसअपियर हो गई थी। वो वहीं माउंटेन्स में कहीं खो गई थी, ख़त्म नहीं हुई थी, बस गायब हो गई थी लानी के सोल के साथ में। और वो विंग के अंदर से जो ब्लैक स्मोक निकला था, ब्लैक एनर्जी, वो भी वहीं पर सप्रेस कर दी गई थी। विंग की बॉडी को वहाँ से उठाकर गूसू में लाया गया और लगभग 1 साल तक उसका बहुत अच्छे से इलाज चला था। विंग का इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ था कि बस डॉक्टर्स आते जाते रहते थे, और लास्ट जन अपने दिन का बहुत बड़ा समय विंग के साथ बिताया करते थे, क्योंकि उनके जीने की अब इकलौती वजह विंग था। क्योंकि विंग के अंदर कुछ हो ना हो, पर एटलीस्ट वांग ची के गोल्डन कोर तो है ना, वांग ची के जीने की एक इच्छा तो है ना। वांग ची आफ्टर लाइफ में ज़रूर उन्हें मिलेगा, ना मिला तो कम से कम वांग ची की एक निशानी तो उसके पास है, विंग उसके पास है। वो विंग को अपने भाई की तरह ट्रीट करते थे, पर लेकिन वो उसे अपना प्यार नहीं दिखाना चाहते थे, उसे वो पागल नहीं करना चाहते थे। हर एक चीज़ से बचाकर दूर करके अकेले रख रहे थे, क्योंकि उनको डर था अगर विंग को अपने बारे में पता चला तो विंग उनसे दूर हो जाएगा, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। और इसीलिए वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इंसान बने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। विंग सारी सच्चाई सुनकर वहीं बस गिर गया था। उसे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। वो कहता है, मैं तो वैसे भी मरने वाला था ना, आपको अपने भाई को बचाना चाहिए था। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? तुम्हें लगता है मैंने ऐसे ही उसे छोड़ दिया होगा? तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बहुत गलत हो। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बार कोशिश की, पर वो नहीं माना। मास्टर वे, आपकी बहन के जाने के बाद आपको लगा कि इस दुनिया में अब आपका कोई भी नहीं है, पर आपको पता भी नहीं था कि मेरा भाई है। पर लंजा हमेशा मुझसे लड़ता रहता था। वो तो मुझसे नफ़रत करता था। वो मेरे लिए अपनी जान क्यों देगा? वो आपसे प्यार करता था, वो आपसे नफ़रत कभी नहीं कर पाया। अगर वो आपसे नफ़रत करता तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होता।
मुझे कभी कभी खुद के ऊपर गुस्सा आती है कि मैंने क्यों उसे अपने मन की करने दी, क्यों मैंने शुरुआत में ही उसे आपसे दूर नहीं रखा, क्यों मैंने उसे आपके करीब जाने दिया, उसके अंदर भावनाएं पैदा होने दी आपके लिए, और आखिर में वो खुद ही यहाँ से चला गया सब कुछ छोड़कर। वहाँ लंबा डिस्कशन चला था लांस जन और विंग के बीच। विंग खुद को कसूरवार मान रहा था। विंग को बहुत 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 रोना आ रहा था। अगर उसे पता होता कि लंजा इतना ज़्यादा उससे प्यार करता है तो वो वैसा कोई कदम नहीं उठाता, वो लंजा की बात मानता। लंजा ने क्यों उसे कुछ नहीं बताया, क्यों उससे अपने मन की बात नहीं रखी, क्यों उसे शुरुआत में ही नहीं समझाया। फिर विंग को याद आया कि हाँ, लंजा ने तो उसे हर बार समझाया था, हर बार उसे रोकने की कोशिश की, हर बार उसे बताया कि ये सही नहीं है और सही क्या है। वो तो विंग को गुस्सा ले जाना चाहता था ना, बार बार उससे ये कहता था कि विंग मेरे साथ गुस्सा चलो, और विंग हमेशा उसे इनकार कर दिया करता था। विंग को लगता था कि वांगजी उससे नफरत करता है और उसकी पावर को सप्रेस करना चाहता है, क्योंकि उसे भी डर है कि विंग पावरफुल बनकर सब कुछ नष्ट कर देगा। पर लंजा तो उसके लिए सोच रहा था। लंजा ने उसे क्यों कुछ सच नहीं बताया। काश कि विंग सबको सही से सुन लेता, जान लेता, लंजा की बात एक बार के लिए ही सही पर मान लेता तो सब कुछ सही रहता ना, सब कुछ सही होता। ना वेंस की मौत होती, ना उसकी सिज्जे, ना जिंजिशुआन, और ना ही फिर लंजा खुद। उसने सबकी जान ले ली ना, उसने सबको मार डाला है, उसने सबको मार दिया है। विंग उसके बाद से डिप्रेस्ड हो गया था। वो बस दिन भर शराब पी करके गुसू में पड़ा रहता था। गुसू के माउंटेन्स पर अक्सर वो वैसे ही पड़ा हुआ मिलता था और लांस जन उसे उठाकर वापस जिंगशी लाया करते थे। ये लगभग रोज़ का हो गया था। लांस जन ने तो कुछ कहना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो कुछ कहेगा तो उसकी लड़ाई सबसे पहले लांस जन से होगी। वहाँ पर वांगजी के नाम का डॉम बनाया गया। वांगजी के डॉम पर बैठकर विंग बस पीता रहता था और उससे बातें करता रहता। तुम्हें पता है लंजा, आज पूरे दिन भर में मैंने पूरे के पूरे 30 जार ख़त्म किए हैं। एम्प्रेस माल कितनी अच्छी होती है, मैंने पूरे 13 सालों के बाद चकी। लंजा, तुम एम्प्रेस माल पियोगे? देखो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसके बाद ये 31 जार है जो मैं अकेला पी जाऊँगा। लास्ट दिन पीछे से आकर कहते हैं, विंग जिंगशी में चलो। मैं नहीं जाऊँगा, मैं लंजा के साथ रहूँगा। लंजा मेरे साथ रहना चाहता है, मैं उसके साथ रहूँगा, नहीं जाऊँगा कहीं, मैं नहीं जाऊँगा। विंग वहीं पड़ा रहा। जब से डॉम बना है तब से तो जिंगशी में जाने का नाम ही नहीं लेता विंग, और कुछ खाने पीने का भी नहीं। लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और इन 6 महीनों में एक बार भी विंग ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन भी ऐसा बीता हो जब विंग वांगजी को उस डॉम पर ना गया हो। वहाँ जाता है, वो हर बार जाता है और जा कर के बस बैठ जाता है, वहीं सोया रहता है। कुछ मिल जाए तो खा लेता है, नहीं तो बस शराब पीता रहता है। लांस जनाब बस ये नहीं देख सकते, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मिंग्याओ की मौत हो चुकी है और विंग तो बहुत बुरी हालत में है, सब कुछ और नहीं सह सकते। तो लांस जन वहाँ से उठता है, उठकर वो चल देता है। चलकर वो सीधे उन माउंटेन्स पर जाता है जहाँ वांगजी की बॉडी डिसअपीयर हो गई थी। वहाँ जाकर वो एक बंद रिचुअल परफॉर्म करता है, खुद को सेक्रीफाइस करता है। वहाँ वांगजी की बॉडी डिसअपीयर हुई थी पर नष्ट नहीं हुई थी। लांस जन अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करके वांगजी को लाइव देता है। लगभग 2 दिन बाद वांगजी तो वापस आया, पर लांस जन नहीं। वांगजी जब वापस आया था तो सबसे पहला इंसान विंग था, जिसने दौड़कर जाकर के उसे गले लगा लिया था और उससे कहा था, लंजा तुम सच में हो ना, तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, लंजा तुम सच में हो ना, मेरा वहम तो नहीं है ना ये।
वांग जी ने विंग को कंफर्ट भी किया, कंसोल भी किया। वांग जी पूरे 13 सालों से विंग को देख रहा था दूर से। वो उसके करीब नहीं जा पाता था क्योंकि लान सेजन ने जो बाउंड्री उन दोनों के बीच बना दी थी, जिसकी वजह से वांग जी विंग के करीब नहीं जा पाता था। ऐसा नहीं था कि वांग जी विंग को परेशान करना चाहता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बस विंग से बस उसे देखना चाहता था। और विंग के पास वांग जी गोल्डन कोर थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूर रह भी नहीं पाता था विंग से। उसकी सोल विंग से बाउंडेड थी। इवेंचुअली अभी वांग जी वापस था। सब कुछ जैसे ठीक होने लगा था। विंग वहाँ पर रह रहा था गुस्सू में। सब कुछ नॉर्मल सा हो गया था, पर जेबूस उनके जाने के बाद विंग अपने आप को कोसने लगा था। वांग जी से समझाता है, विंग, भाई की अपनी इच्छा थी, तुम उनके डिसीजन को लेकर के कोई सवाल नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर मुझे भी दुखी होना चाहिए। उन्होंने मुझे ज़िंदा करने के लिए अपनी जान दी है ना, मुझे भी परेशान होना चाहिए। विंग को बहुत बुरा लग रहा था। विंग बस रो रहा था। विंग ने अपने सिज्जे के लिए भी पेपर्स जलाए थे, जिससे उसकी सिज्जे भी हेवन में जाकर आराम कर सके। जिशुआन तो हेल में होगा, वो जिजे को नहीं मिलेगा। जिजे हेवन में जाएंगे और जिजे को हेवन में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे ना, तो सिज्जे उन लोगों को पसंद करेगी, उन लोगों से प्यार करेगी, ना कि जिशुआन जैसे पिकॉक से। विंग हमेशा ये बात बोलता रहता था। जब भी वो पेपर बर्न करता था अपनी बहन के लिए, तब वो यही डायलॉग्स बोलता था। वांग जी कहता है, मुझे भी यही कहना चाहिए। भाई भी हेवन में होंगे और उनका बहुत प्यारा सा अजीज दोस्त हेल में होगा। किसकी बात कर रहे हो लंजा? जिन क्या तुम मेरे साथ रह कर के ना मेरी जैसी हरकतें करने लगे हो। पर ये अच्छा है ना विंग, कम से कम मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता हूँ। पहले की तरह नहीं, जब मैं सब कुछ तुमसे छुपाता था, तुम्हें कुछ नहीं बताता था और तुमसे बस दूर हो जाता था। ओफो लंजा, अब बस तुम बंद करो ये अपनी ये बातें। मुझे बुरा लगता है पुरानी बातें सोचकर, पर अच्छा लगता है तुम्हें अपने पास पाकर। जियांग चैंग की हरकतें भी सुधर गई थी थोड़ी सी। वो विंग से बस दूर रहता था और जिन लिंग को सच्चाई पता चली थी कि पुराना जो भी कुछ हुआ था ना, उसमें विंग का कोई हाथ नहीं था, बल्कि वो सारी षड्यंत्र तो मिंग्याओ ने रचे थे। और इवेंचुअली फिर मिंग्याओ के जाने के बाद में शुयांग का पर्दा भी फाश हुआ, उसे भी पकड़ लिया गया था। सब कुछ उसे ख़त्म हो गया था, सब कुछ सुधर सा गया था। पर एक चीज़ थी जो अभी भी बाकी थी, वो था मिनहान, जो अक्सर गुस्सू में आता था, विंग से थोड़ा बहुत मिलकर चला जाता था, लेकिन आज वो सैक लीडर नी के साथ आया था, मतलब न्यूसन विंग के साथ बैठा हुआ था। विंग, वांग जी, न्यूसन और मिनहान साथ में बैठे हुए थे। मिनहान के हाथों में पसीना आ रहा था। वो अपने हाथों को बार बार रगड़ रहा था, लेकिन अपनी आंखें उठाकर किसी को नहीं देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ हुसन, इसे क्यों डरा कर रखा हुआ है? इसकी शक्ल देखकर ही लगता है कि तूने इसे बहुत डराया होगा। न्यूसन कहता है, डराया तो है, पर मैंने नहीं, तुमने। विंग कहता है, मैंने कहाँ डराया है, अब तो मैं अच्छे से बातें करता हूँ, मैंने इसे कहाँ डराया है। विंग, मुझे कुछ बताना है। वो क्या, बोलो ना। सालों पहले जब वेंस माउंटेन्स छोड़ कर के बाहर गए थे, तो वो उस छोटे बच्चे को नहीं लेकर गए थे जिसका नाम आयुआन था। विंग अपनी जगह पर थम गया था ये नाम सुनकर। आयुआन, इस बच्चे को वो कभी नहीं भूला है, इस बच्चे को वो बहुत अच्छे से याद रखे हुए हैं। युआन अगर बड़ा होता ना, तो वो मिनहान के जितना ही बड़ा होता। अगर वो ज़िंदा होता तो बिल्कुल मिनहान की तरह होता ना, इतना ही शरारती। विंग उसे इतना शरारती बनाता। विंग की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी, पर आंसू नहीं निकले थे। विंग कहता है,
एक मिनट, तुमने कहा वो उसे साथ नहीं ले गए थे? विंग के अंदर एक उम्मीद की किरण जाग रही थी। क्या युआन जिंदा है? न्यूसन कहता है वो उसे नहीं लेकर गए थे। तुम्हारे जाने के बाद मैं माउंटेन्स पर गया था और वहाँ मुझे युआन मिला था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था और उसने हफ्तों से कुछ खाया नहीं था। मैं उसे अपने साथ ले गया था। मैंने उसे पाला और बड़ा किया, उसे एक नाम भी दिया, हुसैन। ऐसा बोलकर विंग की आंखें मिनहान पर चली गई थी। मिनहान जो नीचे बैठ गया था घुटनों के बल बैठकर वो कहता है, मैंने बहुत इंतज़ार किया है आपका, मैंने बहुत कोशिश की आपको सब कुछ याद दिलाने की, आपको अपने बारे में बताने की, पर आपको कुछ याद ही नहीं आया। क्या मैं आपको याद हूँ शान काका? विंग तुरंत उठकर मिनहान को गले लगाकर कहता है, युआन, शान काका, मैंने आपको बहुत मिस किया है। अब आप कहीं नहीं जाओगे ना? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हुसैन, ये आयुआन है ना? वैन युआन, ये तुम हो ना? हाँ, ये मैं ही हूँ। वो एक रियूनियन सा था। वांग जी की आंखों में भी आंसू थे, उसे भी अच्छा लग रहा था। वांग जी को भी जो मिनहान है युआन गले लगाता है। हुसैन कहता है, पर मैं इसे तुम्हें दूंगा नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। अगला होने वाला नी सेक्ट का सेक्ट लीडर है वो, तो तुम लोग उसे मुझसे छीन नहीं सकते। विंग कहता है मैं नहीं छीनूंगा हुसैन। ऐसा बोलकर विंग आगे आकर हुसैन को भी बहुत ज़ोर से गले लगाता है, क्योंकि उसे बहुत खुशी हो रही है। नी हुसैन ने उस इंसान को बचा के रखा है जिस इंसान को विंग हद से ज़्यादा प्यार करता है। विंग को बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुश है वो। लास्ट सीन हम देखते हैं विंग का। विंग, आयुआन और वांग जी साथ में बैठे हुए हैं। हुसैन दूर से बस देख रहा है। उसके पास में वेनिंग खड़ा है। वेनिंग से हुसैन कहता है, तुम्हारा मन नहीं करता इन लोगों के साथ बैठ करके समय बिताने का, जिस तरीके से ये तीनों बिता रहे हैं? वेनिंग कहता है, दूर से देखकर ही अच्छा लगता है, पास से जाकर सब कुछ ख़राब करने की इच्छा नहीं है मेरी। पहले भी मैं एक बार ऐसा कर चुका हूँ। ऐसा बोलकर वो अपनी आंखें झुका लेता है। न्यू हुसैन वेनिंग के हाथ पर हाथ रख के कहता है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। वेनिंग और न्यू हुसैन का आई कांटेक्ट होता है। वो एक दूसरे की तरफ बस देख रहे थे। इस नज़ारे को देखा था आयुआन ने। आयुआन वांग जी और विंग को हिलाते हुए कहता है, शान काका, लान काका, सामने देखिए, मुझे लगता है कोई नई लव स्टोरी शुरू होने वाली है। विंग सर पे मारता है चपेट युआन के और कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं सोचने लगे हो? हुसैन के साथ रहकर तुम सच में परवर्ट हो गए हो। विंग के इस बात पर युआन कहता है, अच्छा, मुझे तो कुछ और याद है। आपने कहा था जब भी आप किसी खूबसूरत लड़की को देखो तो तुरंत ही विंग आयुआन के मुंह को बंद करके कहता है, तो तुम बदमाश होते जा रहे हो। राजा, तुम इसकी बात मत सुनना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये झूठ बोल रहा है। युआन अपने मुंह से विंग का हाथ हटाकर कहता है, आपने ये भी कहा था कि अगर आपको बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां दिखे ना तो उनको सीटी बजा करके। विंग फिर एक बार युआन के मुंह को कवर करके कहता है, लंजा ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? वांग जी बस हल्के से स्माइल करके उन दोनों को देख रहा था। युआन आगे भागते हुए और भी बातें बोलने लगता है, आपने कहा था लड़कियों के साथ शराब पीनी चाहिए। वांग युआन के पीछे भागकर कहता है, तुम बदमाश हो गए हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लंजा इसकी बात पर विश्वास, तुम बदमाश, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। विंग आयुआन को पकड़ करके और उसे पीछे से 2-3 थप्पड़ मार देता है उसके बम पर। कहता है, अब तुम कहोगे ऐसा कुछ? युआन कहता है, आपने ये भी करके दिखाया था मुझे कि ऐसा लड़कियों के साथ करना चाहिए। विंग तुरंत युआन के मुंह को टाइटली कवर करता है और उसे चुप करते हुए वो बस देखने लगता है। अब तो वेनिंग और न्यू हुसैन भी उन्हें देख करके हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। वो दोनों हंसते हुए विंग को देख रहे थे। विंग एम्बेरसमेंट में अपना सर झुका लेता है। ये बच्चा बड़ा हो गया पर इसमें अकल नाम की चीज़ अभी भी नहीं आई है। कब आएगी इसमें अकल, पता नहीं। वांग जी सामने आता है और विंग के पास आकर
वो खड़ा हो गया था। विंग युआन को छोड़कर वांग जी के चेस्ट में अपना सर छिपा लेता है और कहता है, लंजा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, सच में। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना लंजा? वांग जी के बस कहने की देर थी और विंग को अब अच्छा लग रहा था। विंग वांग जी के और करीब जाकर उसके कानों में विस्पर करके कहता है, भाई लंजा, मैं ये सारी बातें तुमसे ज़रूर कह सकता हूँ, लड़कियों के बारे में तो नहीं कही मैंने। वांग जी की बॉडी स्टिफ हो गई थी। विंग की हरकत देख कभी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। कभी भी बाज नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का लास्ट एपिसोड? आपको जो भी लगा हो, जैसा भी लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे इस FF के फुल वन शॉट के साथ में, जो कि कल आने वाला है शाम के लगभग 7 या 8 बजे। तो इंतज़ार कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, एक बार में पूरी स्टोरी सुनिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं कल, तब तक लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।